नमस्कार दोस्तों, A to Z स्कैफोल्डिंग सॉल्यूशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है स्कैफोल्ड मटेरियल कैलकुलेशंस और स्कैफोल्ड मटेरियल एस्टिमेशन। दोस्तों सबसे पहले ये जो टॉपिक है इसके अंदर में हम लोग क्या क्या पॉइंट कवर करने वाले हैं वो देखते हैं। ये हमारा टॉपिक है स्कैफोल्ड मटेरियल कैलकुलेशन। इसके अंदर में सबसे पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंट ऑफ द स्कैफोल्ड मटेरियल कैलकुलेशन। क्यों इंपॉर्टेंट है स्कैफोल्ड मटेरियल कैलकुलेशन। सेकेंड है पॉइंट हाउ टू कैलकुलेट द स्कैफोल्ड मटेरियल, स्कैफोल्ड मटेरियल को कैसे कैलकुलेट करना है। थर्ड पॉइंट है बेनिफिट ऑफ द स्कैफोल्ड मटेरियल कैलकुलेशन। स्कैफोल्ड मटेरियल को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं उससे क्या क्या हमारे फायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स है वो देखेंगे। लास्ट है जो पॉइंट हमारा सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर स्कैफोल्ड मटेरियल कैलकुलेशन, मतलब जो अलग अलग जो सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं और जो टूल्स है जो स्कैफोल्ड मटेरियल का जो हम लोग कैलकुलेशन उससे कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा टॉपिक स्कैफोल्ड मटेरियल कैलकुलेशन। सबसे पहले जो पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट ऑफ द स्कैफोल्ड मटेरियल कैलकुलेशन। क्यों इंपॉर्टेंट है स्कैफोल्ड मटेरियल कैलकुलेशन। फर्स्ट पॉइंट है हमारा उसमें स्कैफोल्ड कॉस्ट एस्टिमेशन। कॉस्ट एस्टिमेशन से क्या हो जाता है कि जो हमारा मैनेजर है स्कैफोल्डिंग का या हमारा जो कंपनी है वो उसी हिसाब से उसी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग को मटेरियल प्रोवाइड करता है और उसके लिए क्या है उनको हेल्प भी हो जाता है अच्छे से, क्योंकि मटेरियल कितना देना है क्या देना है वो किससे पता चलेगा हम लोग को कॉस्ट एस्टिमेशन से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा रिसोर्स प्लानिंग। अभी ये जो रिसोर्स प्लानिंग है जो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेस लगने वाले हैं, कितना मैन पावर लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, कौन कौन से टाइम में, जैसे कि प्रोजेक्ट का जो हमारा जो इनिशियल स्टेज, मिडिल स्टेज और एंड जो स्टेज रहता है उसमें क्या क्या हम लोग मैन पावर या मटेरियल हम लोग को क्या क्या लगेगा, तो इसके बारे में हम लोग को इजीली मालूम चलता है। इसके लिए ये दूसरा इंपॉर्टेंट है स्कैफोल्ड मटेरियल कैलकुलेशन का। थर्ड पॉइंट है हमारा इफिशिएंट रिसोर्सेज। इफिशिएंट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन में क्या है, जो हमारा मटेरियल है कितना हम लोग को लगने वाला है, उसको रखने के लिए जगह कौन सी है, नेक्स्ट जो एज पर हमारा जो प्लान है उसी हिसाब से कितना कितना मटेरियल लगने वाला है वो स्टेज बाय स्टेज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए इफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी हिसाब से हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। मैन पावर हो, मटेरियल हो या जो स्टोरेज एरिया हो, जो भी है जो रिसोर्सेज लगने वाले हैं उसको यूटिलाइज हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेफ्टी के अंदर में जो हमारा जो स्कैफोल्ड का जो वर्क एक्टिविटी है उसके लिए जो जो सेफ्टी मेजर लगेंगे इंक्लूडिंग पीपीईज हो सकते हैं या जो हम लोग को जो एडिशनल जो मटेरियल रिक्वायरमेंट है, जैसे कि स्कैफोल्ड इरेक्शन करने के टाइम में स्कैफोल्डर गार्ड, ये सब ऐसे अलग अलग एक्टिविटी है जहाँ फॉल अरेस्टर अलग अलग लोकेशन में, तो वहाँ पे जाने के लिए जो एक्सेस है ये सब भी हम लोग को इसी में कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंप्लायंस विथ रेगुलेशंस। अभी कंप्लायंस विथ रेगुलेशन मतलब एज पर स्कैफोल्डिंग स्टैंडर्ड हम लोग को मटेरियल कैलकुलेशन करना है। उसके बाद जो हमारा जो लोकल रूल्स एंड रेगुलेशंस रहता है, जैसे कि वो स्टेट वाइज हो सकता है, कंट्री वाइज हो सकता है या एरिया वाइज हो सकता है, तो वो जो स्टेट और कंट्री वाइज जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको भी हम लोग को फॉलो करना है। इंक्लूडिंग उसमें कौन कौन सा आएगा, हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क एट 1974 है, वर्क एट हाइट रेगुलेशन 2005 है, या जो स्कैफोल्डिंग रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है स्कैफोल्डिंग मटेरियल का जो कैलकुलेशन है उसमें कंसीडर करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट है प्रोजेक्ट टाइमलाइन। दोस्तों स्कैफोल्डिंग मटेरियल का कैलकुलेशन करने से हम लोग जो प्रोजेक्ट का जो टाइमलाइन है या प्रोजेक्ट के जो अलग अलग स्टेज है इनिशियल, मिडल और एंड, इसके हिसाब से हम लोग अपना जो मटेरियल है या हमारा जो मैन पावर रिसोर्सेस है वो सब हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके लिए स्कैफोल्डिंग मटेरियल कैलकुलेशन बहुत ही जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्वालिटी एश्योरेंस। हम लोग को क्वालिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी रहता है। जो हम लोग इरेक्शन करने वाले जो स्कैफोल्ड है उसका जो स्टेबिलिटी है वो सब हम लोग को अच्छे से अगर मेंटेन करेंगे तो ही हम लोग का जो प्रोजेक्ट है वो आगे जा सकता है या अच्छे से निकल जाएगा। इसके लिए मटेरियल कैलकुलेशन ये जरूरी है। लास्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन। अभी ये कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन किसके बीच में होना चाहिए भाई, मटेरियल कैलकुलेशन तो करने वाले कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन किसके बीच में होना चाहिए। अगर हमने मटेरियल कैलकुलेशन या एस्टिमेशन किया तो उससे क्या है जो मैनेजर है, जो साइट सुपरवाइजर है या जो हमारी जो कंपनी है उन लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन है मतलब इजीली हो सकता है। वो जो कम्युनिकेशन है इजीली हो सकता है क्योंकि हम लोगों ने अगर स्कैफोल्डिंग मटेरियल कैलकुलेशन किया वही जो रिक्वायरमेंट है मैनेजर के पास गया, मैनेजर ने वो
प्रोक्योरमेंट वाले जो रहेंगे उनको या कितना मटेरियल खरीदना है, कितना क्या करना है, ये सब कम्युनिकेशन क्या है पूरा क्लियर हो जाएगा। नहीं तो साइड पे लगने वाला कुछ मटेरियल अलग है और हम काम करने वाला कुछ मटेरियल है ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि स्कैफोल्ड मटेरियल कैलकुलेशन से हमारा जो कम्युनिकेशन है एकदम इजी रहेगा। मैनेजर को भी मालूम है अभी नेक्स्ट क्या करना है, सुपरवाइजर को भी मालूम है, कंपनी के पास जो रिसोर्सेस है उसको भी मालूम है कि अभी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, तो वो सब किससे पता चलेगा, ये स्कैफोल्ड मटेरियल कैलकुलेशन से दोस्तों। अभी देख ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट, ये सब इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है, कॉस्ट एस्टिमेशन, रिसोर्स प्लानिंग, इफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, सेफ्टी, कंप्लायंस विद रेगुलेशन, प्रोजेक्ट टाइमलाइन, क्वालिटी एश्योरेंस एंड कम्युनिकेशन। ये है स्कैफोल्ड मटेरियल कैलकुलेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो स्टार्ट करते हैं उसका नाम है हाउ टू कैलकुलेट स्कैफोल्ड मटेरियल। आपके सामने ये स्कैफोल्ड का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो उससे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, एक छोटा सा है, एक पिक्चर है या समझ सकते हैं, इससे भी हम लोग कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग को जो पॉइंट अभी बताने वाला उसको फॉलो करना पड़ेगा। स्कैफोल्ड मटेरियल कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो हम लोग अभी देखते हैं, साथ में इसी स्कैफोल्ड में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट जो हमारा स्कैफोल्ड मटेरियल कैलकुलेशन में, वो है मेजरमेंट एंड डिजाइन। तो ये जो मेजरमेंट है, जो लोकेशन में हम लोग को स्कैफोल्डिंग का काम करना है और किस पर्पस के लिए जो बना है उसको हम लोग एक्यूरेट मेजरमेंट करना है, ये हो गया। और इसका डिजाइन के हिसाब से, अगर स्कैफोल्डिंग का हर टाइम में आपको 4 मीटर 5 मीटर ऐसा नहीं रहेगा, हो सकता है हाइट बहुत ज्यादा हो। इसी में मेजरमेंट एंड डिजाइन में लेंथ, विड्थ और उसका जो हाइट है, मतलब इसका लंबाई, इसका जो चौड़ाई है और इसका हाइट है, ये प्रॉपर और एक्यूरेट लेना है। थर्ड है इसमें जो स्कैफोल्ड हम लोग बनाने वाले हैं वो कौन से टाइप का है, ये हो गया हमारा। जैसे कि इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड हो सकता है, टावर स्कैफोल्ड हो, या हो सकता है कैंटिलीवर स्कैफोल्ड हो। तो ये जो डिजाइन में क्या है, अलग अलग जो डिजाइन रहती है, कैंटिलीवर हो गया, टावर हो गया, हैंगिंग हो गया, अलग अलग जो डिजाइन है उसको भी हम लोग को नजर में रखना है कोई भी स्कैफोल्डिंग मटेरियल कैलकुलेशन में। तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या दिखा, मेजरमेंट। अब ये मेजरमेंट में जहां लोकेशन है उसी जहां पर हम लोग को खड़ा करना है स्कैफोल्ड, उसका मेजरमेंट। उसमें लेंथ, अगर इसका लंबाई 4 मीटर है और इसका जो चौड़ाई है 2 मीटर है और हाइट 4 मीटर है, ये हो गया। इससे क्या मिल गया हम लोग को, लेंथ, विड्थ और इसका हाइट। और ये जो कौन सा टाइप का स्कैफोल्ड है, ये है हमारा इंडिपेंडेंट टाइप। तो इसी हिसाब से या जो डिजाइन रहता है जो इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड के लिए, या जो NASD UK TG20 में इसका जो हाइट, विड्थ, रेशियो या इंक्लूडिंग ऑल जो फैक्टर्स है उसको भी हम लोग को कंसीडर करना है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट स्कैफोल्ड कंपोनेंट। तो दोस्तों ये जो इसका तो हम लोग को लेंथ, विड्थ और हाइट मिल गया और इसका डिजाइन मिल गया। अभी इसमें क्या क्या कंपोनेंट लगेंगे, तो सबसे पहले हमारा सोल बोर्ड, बेस प्लेट, उसके बाद जो स्टैंडर्ड है किकर लिफ्ट, हमारा जो फर्स्ट लिफ्ट है, लेजर, ट्रांसोम, टो बोर्ड, मिड रेल और टॉप गार्ड रेल, लैडर, ये जो ऑल है ऐसे बहुत सारे आएंगे इसमें, जैसे ब्रेसिंग हो गया, कपलर्स हो गए अलग अलग टाइप में। तो ये सब कुछ है, तो इसमें हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो हो सकता है आप बॉटम से टॉप तक जाएंगे या टॉप से बॉटम भी आएंगे, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर वो निर्भर करता है। क्योंकि बॉटम से जाएंगे तो बहुत ईजी रहता है, ये टावर स्कैफोल्ड हो गया या इंडिपेंडेंट में जो जमीन से ऊपर जाने वाला है, जो सपोर्टेड स्कैफोल्ड है उसमें हम लोग अगर बॉटम से ऊपर जाएंगे तो अच्छा रहेगा, इजीली हम लोग को 1 बाय 1 याद रहेगा। अगर हैंगिंग है या सस्पेंडेड है तो ऊपर से नीचे आ सकते हैं हम लोग, कोई इश्यू नहीं है। तो स्कैफोल्ड का जो कंपोनेंट है अलग अलग, वो हम लोग को मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें कैलकुलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले वर्टिकल, ये जो वर्टिकल है ये मतलब मैंने अभी बताया जैसे कंपोनेंट में वर्टिकल, ये इसमें कितना वर्टिकल है, 1 2 3, ये फ्रंट में लगा है तो ये सेम अपोजिट साइड में भी 3 आएगा, तो मतलब टोटल कितना हो गया हमारा 6 वर्टिकल। ये वर्टिकल कंपोनेंट में और भी एक ऐड होता है, जैसे कि हमारा जो अपराइट है या जो हमारा टो बोर्ड के लिए जो सपोर्ट है, एडिशनल सपोर्ट जहां पर नहीं आएगा, तो ये सब भी वर्टिकल में ही काउंट होगा या कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हॉरिजेंटल कंपोनेंट कैलकुलेशन। हॉरिजेंटल कंपोनेंट कैलकुलेशन में क्या क्या है, जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा किकर लिफ्ट, उसके बाद हमारा आता है फर्स्ट लिफ्ट, ये जो है लेजर और ट्रांसोम, ये जो लेजर और ट्रांसोम इंक्लूडिंग लेंथ और विड्थ का, और हैंड रेल का जो है ऊपर में मिड रेल, टॉप गार्ड रेल,
या हो सकता है एडिशनल गार्ड रेल भी हम लोग देना पड़े, वो लोकेशन के हिसाब से या सेफ्टी के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे। तो हॉरिजेंटल मेंबर में मिड रेल और टॉप गार्ड रेल यहां तक आ गया हम लोग। ये सब हॉरिजेंटल मेंबर है, इसको हम लोग को काउंट करना है। नेक्स्ट है हमारा ब्रेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्कैफोल्ड में। जो ब्रेसिंग है हम लोगों को वो स्कैफोल्ड में होना ही चाहिए। हम लोगों ने इसके पहले भी बहुत सारा टॉपिक देखा है, उसमें भी देखा है कि कौन कौन सा ब्रेसिंग है, क्या है। अलग अलग स्कैफोल्ड के लिए, अलग अलग टाइप के स्कैफोल्ड के लिए अलग अलग टाइप का ब्रेसिंग आता है। तो इसमें जो ब्रेस दिया हुआ है, ये है इसका ब्रेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो एंगल है 45 डिग्री होना चाहिए। तो उसी हिसाब से जो इसका ब्रेस है चारों बाजू से इसको कैलकुलेट करना है हम लोग को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बोर्ड एंड प्लैंक। अभी ये जो बोर्ड एंड प्लैंक है, तो सबसे पहले जो हमारा लैंडिंग प्लेटफॉर्म है या जो हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म है, वहां पे इसका यूज होता है। तो यहाँ पर हम लोग को कितना बोर्ड लगेंगे या कितना प्लैंक लगेंगे, डायमेंशन के हिसाब से हम लोग को कैलकुलेट करना है और उसको लेना है। और उसी के साथ साथ अभी मैंने जो बताया टो बोर्ड, ये जो टो बोर्ड है इसमें भी अलग से हम लोग अगर नहीं यूज कर रहे टो बोर्ड के लिए, तो हम लोग अपना जो प्लैंक है उसी से ही हम लोग टो बोर्ड दे सकते हैं। तो जो है इसका जो कैलकुलेशन है हम लोग को लेना है बोर्ड में। बोर्ड और प्लैंक में यही आता है जो हमारा जहां पे हम लोग खड़ा होकर काम करने वाले हैं। नेक्स्ट है इसमें बेस प्लेट और सोल प्लेट। ये जो है बेस प्लेट बॉटम में 1 2 3 और उससे अपोजिट साइड में जितने वर्टिकल रहेंगे उतने बेस प्लेट रहेंगे, ये तो श्योर है। उसके बाद जो हमारा सोल बोर्ड है हम लोग अगर डायरेक्टली एक यूज कर सकता है पूरा, इसका जरूरत कभी रहेगा सोल बोर्ड का अगर वहां पे मड है या अनइवन सरफेस है तो ही लगता है, लेकिन बहुत कम जगह पे इसका यूज होता है। लेकिन अगर इसका जरूरत है तो हम लोग को कैलकुलेशन में इसको ऐड करना है सोल बोर्ड को, नहीं तो बेस प्लेट को ही ऐड करना है। नेक्स्ट है कपलर्स। अभी कपलर्स में क्या क्या है, सबसे पहले हमारा जो राइट एंगल कपलर है उसका यूज होगा जहां पे वर्टिकल और हॉरिजेंटली कनेक्ट करना है। नेक्स्ट है और है हमारा स्विवल कपलर, राउंड कपलर भी बोलते हैं उसको, वो हम लोग को ब्रेसिंग के लिए यूज आएगा। उसके बाद है सिंगल कपलर, वो कहां पे यूज होगा, जो इंटरमीडिएट ट्रांसो में वहां पे यूज होगा। उसके बाद है हमारा बटरफ्लाई कपलर या बोर्ड कपलर उसको बोलते हैं, वो हमारा जो है स्कैफोल्डिंग का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर में जो बोर्ड हम लोग जो डालने वाले हैं या बोर्ड हम लोग जो लगाएंगे उसको सिक्योर करने के लिए यूज होगा। बीम कपलर का है तो ये स्कैफोल्ड में स्पेशली जरूरत नहीं, लेकिन अगर बीम कपलर का भी अगर हैंगिंग है या ऐसे जगह का कोई स्कैफोल्ड है तो उसमें हम लोग को कपलर का यूज करना है। उसके बाद ये जो लैडर है, लैडर को सिक्योर करने के लिए हम लोग कपलर यूज करते हैं। तो अलग अलग टाइप का जो कपलर्स है डिफरेंट टाइप का, उसका यूज हम लोग को इसमें लेना है। तो एक है स्टेप बाय स्टेप है, इसके लिए हम लोग इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऐड सेफ्टी फीचर्स। तो दोस्तों ये तो बाकी तो नॉर्मली हम लोग समझ गए कि क्या क्या है, क्योंकि हम लोग रेगुलर एक्टिविटी में यही सब काम कर रहे हैं। तो ऐड सेफ्टी फीचर्स, अभी सेफ्टी फीचर्स में क्या क्या आएगा एक एग्जांपल के लिए देखते हैं। जैसे कि यहां पर आप लोग देखेंगे ड्रॉप बार, हर एक कंपनी ड्रॉप बार का यूज नहीं करती है। इसका रीजन ये है क्योंकि जहां पर स्कैफोल्ड का जो स्टैंडर्ड है वो हाई क्वालिटी वाला नहीं है, वहां पे ये लोग बहुत कम लोग यूज करते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि जो वर्कर्स रहते हैं हमारे, वो रहते हैं, वर्कर का गलती की वजह से ये जो है ओपन करके इसको ऐसे ही खुला रखा जाता है। इससे कारण क्या है, अगर ऊपर से कोई आ रहा है तो डायरेक्ट फॉलो होने का चांस है। तो ये जो ड्रॉप बार है ये एडिशनल फीचर्स हो गया, बहुत सारा कंपनी के लिए, सबके लिए तो नहीं। सेकेंड है ये जो हमारा लैडर है, लैडर का जो साइड रेल है, जो एडिशनल हम लोग रेल इसको देते हैं, वो एक एडिशनल सेफ्टी फीचर्स में। ये अगर स्कैफोल्ड है आपका, अगर 60 मीटर 70 मीटर ऐसा अगर ज्यादा हाइट है तो हम लोग इसके ऊपर में एडिशनल एक गार्ड रेल और दे देते हैं। क्यों? क्योंकि आदमी लोग को डर नहीं लगना है। ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से भी इसमें अलग अलग जगह पे दिया जाता है। उसके बाद ये जो लैडर जो सिक्योर है, कोई भी लैडर है टॉप और बॉटम में ही सिक्योर करना ऐसे बोला जाता है। लेकिन अगर हमारा जो 6 मीटर लैडर है, इसमें हम लोग क्या है बीच में वो हिलता है, इसके लिए क्या करते हैं एडिशनल और एक सपोर्ट लगा के उसको कपलर्स लगाते हैं। तो ये सब क्या है एडिशनल फीचर्स है, इसका जो सेफ्टी फीचर्स है। या हो सकता है इसमें नेट कवरिंग एक एडिशनल फीचर्स है सेफ्टी का, क्योंकि ये तो स्कैफोल्डिंग में नहीं है, ये तो एडिशनल है ना, हम लोग को एक्स्ट्रा में देना है। ये सब है एडिशनल फीचर्स, जैसे नेट वगैरह ये सब लगाना रहता है तो वो है एडिशनल फीचर्स में ही आएगा।
तो ये है, इसी को भी हम लोग को स्कैफोल्डिंग मटेरियल कैलकुलेशन है उसमें कंसीडर करना है। नेक्स्ट है कंसीडर वेस्ट फैक्टर। दोस्तों इसमें क्या होता है, कोई भी स्कैफोल्डिंग मटेरियल कैलकुलेशन के लिए हम लोग को वेस्ट जो है वो भी कैलकुलेट करना है, वेस्ट फैक्टर। क्यों? अब ये वेस्ट फैक्टर कैसे है कि कोई मटेरियल ज्यादा हो गया, कहीं पर हम लोग जहां पर कुछ कपलर लगाने वाले थे वहां पे वो जगह नहीं आई, लोकेशन के हिसाब से वो मैच नहीं हुआ, तो हम लोग को 5 से लेके 10% जो है स्कैफोल्डिंग मटेरियल जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें वेस्ट फैक्टर को भी कैलकुलेट करना है। तो ये चीज ध्यान रखने का, कभी भी अगर आपका मैनेजर, अगर कोई सुपरवाइजर है या आप अगर स्कैफोल्डर है, तो कभी भी आप लोगों को अगर पूछता है कोई भी मटेरियल कितना लगेगा, तो एक्यूरेट कभी भी नहीं बताना है, एकदम एक्यूरेट बताएंगे, उससे ज्यादा कंपनी भी मटेरियल नहीं देगा आपको। तो हो सकता है 5 और 10% उसमें ऐड करके ही बोलना है आपको जो भी मटेरियल लगेगा, क्योंकि सेम लोकेशन हर एक जगह पे नहीं मिलेगा। जैसे आपने जब कैलकुलेशन करेंगे वहां पे कोई स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, या आप हो सकता है कोई डिजाइन ऑफिस से ही सब क्लियर कर रहा है कि इतना मटेरियल लगेगा, उतना मटेरियल लगेगा। अगर कोई डिजाइन का बंदा है या कोई एस्टिमेटर है स्कैफोल्डिंग का, वो तो ऑफिस में बैठे बैठे वो सब निकाल देता है, तो वो हो सकता है किसी फॉर्मूले से निकाले, क्योंकि हर एक जगह पे जाके वो तो काउंट करने वाला है नहीं। या बहुत सारे जो एस्टिमेटर है उन लोगों को इतना आइडिया रहता नहीं है, तो वो लोग क्या है, कोई ड्राइंग या कोई जो सॉफ्टवेयर है उसी हिसाब से वो लोग निकालते हैं। तो उन लोगों को भी मैं बताना चाहूंगा कि 10% कोई भी स्कैफोल्ड मटेरियल उसमें ऐड कर दो, वो अच्छा रहेगा, क्योंकि साइट सिचुएशन और हमारा जो काम है वो उसी हिसाब से हम लोग को मैच नहीं होगा। इसके लिए हम लोग को 10% एक्स्ट्रा देना चाहिए वेस्ट फैक्टर में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंसल्ट स्कैफोल्डिंग डिजाइन कोड। दोस्तों स्कैफोल्ड डिजाइन, अभी जब भी हम लोग स्कैफोल्ड का जो मटेरियल रिक्वायरमेंट देंगे, हो सकता है एस्टिमेटर दे दे या कोई सुपरवाइजर दे दे, तो आप लोग के पास अगर कोई डिजाइन आता है तो पूरा डिजाइन एक बार ध्यान से देखना है। हो सकता है आप लोग सोचेंगे ब्रेसिंग 6 मीटर पाइप से अगर हम लोग लगाएंगे तो हो सकता है वो डिजाइन में कुछ अलग ही लेंथ का दिया हो, या आपने सोचा है कि यहाँ पर हम लोग ड्रॉप बार लगाएंगे लेकिन डिजाइन के हिसाब से वहां पे ड्रॉप बार नहीं है। आपने ये सोचा है कि यहाँ पर लैडर में 3 जगह सिक्योर करना है, डिजाइन में नहीं दिया है तो आपको नहीं करना है। कि डिजाइन का अगर कोई स्कैफोल्ड है जो डिजाइन के हिसाब से बनाना है, तो उसको डिजाइन में जो दिया है, जितना दिया है कंपोनेंट उतना ही लगाना है, उससे एडिशनल भी नहीं होना है और कम भी नहीं होना है, क्योंकि डिजाइन का जो स्कैफोल्ड रहता है वो बहुत परफेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर एंड टूल्स। जैसे मैंने बताया कि कोई भी जो स्कैफोल्ड का मटेरियल एस्टिमेटर है या जो डिजाइनर है, कोई भी साइट पे आके हर एक टाइम में नहीं देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, ओवरऑल प्रोजेक्ट का ड्राइंग देखते हैं और उसको जो टूल्स है कितना क्यूबिक मीटर आ रहा है, वही कितना क्यूबिक मीटर टोटल हमारा क्वांटिटी है, उसी को जो सॉफ्टवेयर जो टूल्स है उसमें रख देते हैं और उससे उन लोग को जो मटेरियल कैलकुलेशन है वो पता चल जाता है। तो इसके बारे में और हम लोग लास्ट जो हमारा पॉइंट है उसमें भी बात करेंगे सॉफ्टवेयर टूल्स के बारे में। तो दोस्तों ये था हमारा हाउ टू कैलकुलेट स्कैफोल्ड मटेरियल या कैसे एस्टिमेशन किया जाता है। इसमें क्या था, मेजरमेंट, लंबाई, चौड़ाई और हाइट, और जो डिजाइन है इसी हिसाब से हम लोग को स्कैफोल्डिंग मटेरियल कैलकुलेशन करना है। दूसरा, इसमें जो कंपोनेंट लगने वाले डिफरेंट टाइप के अलग अलग है, वो सब हम लोग को कैलकुलेट करना है। सेकेंड है, थर्ड है कैलकुलेशन वर्टिकल। जो कैलकुलेट है वर्टिकल जो मेंबर है उसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। उसके बाद हॉरिजेंटल मेंबर है अलग अलग, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हॉरिजेंटल मेंबर को पहले कैलकुलेट करना है। उसके बाद है हमारा ब्रेस, ये जो लॉन्गिट्यूडनल और जो ट्रांसवर्स ब्रेसिंग है इसको भी हम लोग को मटेरियल में कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट है बोर्ड एंड प्लैंक, जैसे कि हो सकता है आप जहाँ पे हमारा प्लेटफॉर्म आ रहा है या लैंडिंग प्लेटफॉर्म आ रहा है उसका जो कितना बोर्ड है क्या है उसको भी हम लोग को कैलकुलेशन करना है। हो सकता है टो बोर्ड के लिए कुछ अलग से अगर अरेंजमेंट नहीं है तो ये टो बोर्ड का जो बोर्ड है उसको भी हम लोग को कैलकुलेशन इसी बोर्ड में करना है। उसके बाद है बेस प्लेट और सोल प्लेट या सोल बोर्ड भी बोल सकते हैं। तो जो भी लगेगा जहां पर स्कैफोल्डिंग आएगा उसका जो लोकेशन रहेगा, उसका वेदर कंडीशन है, उसका जो अलग अलग जो कंडीशंस है वो भी हम लोग को मालूम होना है। उसके बाद है कपलर, डिफरेंट टाइप ऑफ द कपलर, जो अलग अलग स्कैफोल्डिंग कपलर लगेंगे उसको भी हम लोग को देखना है। नेक्स्ट है ऐड सेफ्टी फीचर्स। सेफ्टी फीचर में जैसे कि कोई नेट है, एडिशनल फीचर्स में जैसे कि कोई नेट, ये सब कवर करना है। उसके लिए भी जो भी स्कैफोल्ड मटेरियल लगने वाला है, या साइड रेल है इसका जो लैडर का,
जहाँ पे लैडर का जो एक्सेस आने वाला है वहाँ पे कुछ स्टेप देना पड़ रहा है, कुछ अलग अलग हो सकता है, उसको भी हम लोग को कैलकुलेट करना है। उसके बाद है कंसीडर वेस्ट फैक्टर। वेस्ट फैक्टर मतलब जो भी मटेरियल आपका जो कैलकुलेशन आएगा उससे 10% प्लस करके कोई भी मटेरियल का रिक्वायरमेंट देना है, नहीं तो मटेरियल में आपने जो कैलकुलेट किया है और जो लोकेशन है वो अगर कुछ भी चेंजेस हो जाता है तो वो मटेरियल शॉर्ट हो जाएगा, तो शॉर्ट हो जाएगा, बाद में कंपनी आपके ऊपर ही सब कुछ रखेगी। इसके बाद है हमारा कंसल्ट स्कैफोल्ड डिजाइन कोड। जो स्कैफोल्ड डिजाइन का जो कोड है अलग अलग, या डिजाइन का जो गाइडलाइन है, उसी हिसाब से हम लोग को मटेरियल कैलकुलेशन करना है। लास्ट है सॉफ्टवेयर टूल्स। कौन कौन से सॉफ्टवेयर टूल्स हम लोग लास्ट में ये टॉपिक के देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है बेनिफिट ऑफ द स्कैफोल्ड मटेरियल कैलकुलेशन। स्कैफोल्ड मटेरियल कैलकुलेशन करने से क्या हो जाता है हम लोग को बेनिफिट। सबसे पहले हमारा जो स्कैफोल्ड है उसको हम लोग जो है सेफ्टी फैक्टर के हिसाब से इरेक्शन करते हैं। सेकेंड है हमारा जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है, इससे क्या है हमारे ध्यान में आता है कि इसका कैपेसिटी कौन सा देना है या कौन से ड्यूटी में हम लोग को इरेक्शन करना है, ये सब हम लोग को पता चल जाता है। इससे क्या है हमारा जो सेफ्टी है उसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं, या सेफ्टी के हिसाब से हम लोग स्कैफोल्ड इरेक्शन होता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। जो कोई भी स्कैफोल्ड है तो उसका क्या है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है, या जो उसका जो स्ट्रक्चर का जो कैपेसिटी है, या हम लोग को क्या है इंश्योर करने के लिए हेल्प हो जाता है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, या उसका जो सपोर्ट है, या जो उसका जो कैपेसिटी है, या उसके ऊपर कौन से वर्कर जाने वाले हैं, या हमारा डेड लोड क्या है, लाइव लोड क्या है, ये सब के लिए हेल्प हो जाता है। इससे क्या होगा हमारा जो है स्कैफोल्डिंग मटेरियल कैलकुलेशन का एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, हम लोग को पहले ही मालूम चल जाता है इस स्कैफोल्डिंग मटेरियल के कैलकुलेशन से। थर्ड है हमारा कंप्लायंस विथ रूल्स एंड रेगुलेशन। मैंने इसके पहले भी बोला कि हम लोग अगर स्कैफोल्डिंग मटेरियल जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से या स्टैंडर्ड के हिसाब से उसका ड्राइंग बनता है या डिजाइन बनता है, तो इससे क्या हो जाता है कंप्लायंस, मतलब हम लोग उसको अगर साइड पे लगा देते हैं तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसी हिसाब से हमारा स्कैफोल्ड इरेक्शन होता है। उसके बाद है कॉस्ट इफिशियंसी। कॉस्ट इफिशियंसी मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि कॉस्ट के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड रहता है, कंपनी का प्रॉफिट और लॉस। हम लोग को अगर स्कैफोल्डिंग मटेरियल क्या क्या लगने वाला है ये अगर पहले ही मालूम चल जाता है, इससे क्या है कॉस्ट का जो इफिशियंसी है मतलब जो क्षमता है वो बजट में रहता है। हमारे कंपनी के जितना बजट रहेगा या कितना मटेरियल हम लोग को लाना है, नहीं तो क्या है कंपनी बहुत सारा मटेरियल लाएगी, कौन सा लगाना है कौन सा नहीं, जो नहीं लगाना है वही आ गया, ऐसे हो सकता है। इसके लिए ये एक बेनिफिट है कि हम लोग को कॉस्ट इफिशियंसी मतलब कॉस्ट का कितना क्षमता है या कितना आ सकता है कॉस्ट, ये पता चल जाता है। नेक्स्ट है उसका इफिशिएंट वर्क फ्लो। मटेरियल हमने कैलकुलेशन किया, इसके लिए सब मटेरियल अगर हमारे पास रहेगा तो कोई भी काम में रुकावट नहीं आएगी, कंटिन्यू वर्क हमारा चलता रहेगा। नहीं तो स्कैफोल्ड इरेक्शन कर रहे हैं, बेस प्लेट है वही नहीं है, क्या करेंगे? इसके लिए मटेरियल कैलकुलेशन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब जो स्कैफोल्डिंग मटेरियल का बेनिफिट है, नहीं तो क्या काम रुक जाएगा हम लोग का। इसके लिए कंटिन्यू अगर काम चलना है तो हम लोग को स्कैफोल्डिंग मटेरियल कैलकुलेशन करने से ही होगा, नहीं तो जगह जगह पे काम रुक जाएगा। जैसे रुकेगा कंपनी जाएगी मटेरियल लाने, तब तक मैन आवर है उसका जो कॉस्ट है वो एक्स्ट्रा में चला जाएगा और इससे कंपनी का लॉस होगा। नेक्स्ट है एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी मतलब अनुकूलता। ये जो स्कैफोल्ड का जो एडेप्टेबिलिटी है उससे क्या है हम लोग को ये बेनिफिट होता है कि जो स्कैफोल्डिंग मटेरियल है हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या लगने वाला है या उसका जो डायमेंशन और उसका डायमेंशन क्या क्या है उसी हिसाब से हम लोग अगर इरेक्शन करते हैं तो ये जो स्कैफोल्ड है सही से बनेगा, ये एक बेनिफिट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइम सेविंग। टाइम सेविंग में क्या है, अगर हम लोग के पास अगर स्कैफोल्ड का कैलकुलेशन रहेगा या एस्टिमेशन रहेगा तो हम लोग को बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास सब मटेरियल आ जाएगा उसी हिसाब से, एज पर रिक्वायरमेंट जो हमारा कैलकुलेशन है उसी हिसाब से मटेरियल रहेगा, तो हम लोग को हर टाइम में वो मटेरियल को ढूंढने का जरूरत नहीं है या कंपनी को बोलने का जरूरत नहीं है आज ये खत्म हो गया, कल क्लैम नहीं है, कल पाइप नहीं है, कल बोर्ड नहीं है, ऐसा तो जरूरत नहीं रहेगा। इसके लिए टाइम सेविंग एक बहुत बड़ा बेनिफिट है स्कैफोल्ड मटेरियल कैलकुलेशन से। उसके बाद है रिस्क रिडक्शन। जो स्कैफोल्ड मटेरियल लगने वाला है उसको हम लोग अगर सही से हम लोग लाते हैं कैलकुलेट करके तो उससे क्या हो जाएगा हम लोग को या सही जगह पे जो मटेरियल का रिक्वायरमेंट है वो लगा देते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल मेंबर हो, वर्टिकल हो, एडिशनल सेफ्टी फैक्टर्स है, उसी हिसाब से अगर हम लोग बनाते हैं तो उससे क्या हो जाएगा हमारा रिस्क रिडक्शन हो जाएगा, उससे इंसिडेंट एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। अगर ये स्कैफोल्ड है इसमें हमारे पास पाइप नहीं, इसके लिए टॉप रेल मारा, टॉप गार्ड रेल मारा, मिड रेल नहीं मारा, तो क्या हो जाएगा रिस्क रिडक्शन नहीं होगा, रिस्क उल्टा बढ़ेगा हम लोग के पास अगर मटेरियल नहीं है तो। इसके लिए जो स्कैफोल्ड मटेरियल कैलकुलेशन से हम लोग को क्या है सब मटेरियल आ जाता है तो उससे रिस्क रिडक्शन मतलब पूरा अच्छे से स्कैफोल्ड ही बन जाएगा। रिस्क
कम हो जाएगा इससे हम लोग का। अगर अच्छा स्कैफोल्ड अगर स्ट्रक्चर बनता है तो जाने आने वाले जो आदमी है वहाँ पे जो काम करने वाले उन लोग के लिए ईजी रहेगा। उसके बाद है ड्यूरेबिलिटी। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मटेरियल कैलकुलेशन से क्या है, ड्यूरेबिलिटी, मतलब उसको हम लोग कितना दिन के लिए यूज करना है उसी हिसाब से हम लोग रेंट पे ले सकते हैं, या नहीं तो हम लोग को कितना दिन के लिए यूज करना है मालूम नहीं है, तो बाद में रेंट से अगर कोई मटेरियल उठाते हैं तो पता चल गया हमारा जो जितना टाइम हमने वहाँ पे रखा है उससे जो स्कैफोल्ड इरेक्शन जितना टाइम के लिए है साइड पे उसमें तो नया मटेरियल आ जाता है। तो ऐसे नहीं है, इसके लिए हम लोग को स्कैफोल्ड मटेरियल कैलकुलेशन में उसका जो ड्यूरेबिलिटी है वो पता चलता है कि कितना दिन के लिए या प्रोजेक्ट के हिसाब से हम लोग को लगेगा। उसमें जो लास्ट पॉइंट है प्रोजेक्ट सक्सेस। स्कैफोल्ड मटेरियल कैलकुलेशन का और एक बेनिफिट है मतलब प्रोजेक्ट सक्सेस, मतलब हमने कैलकुलेशन अच्छे से किया, इसके लिए सही लोकेशन पे हमने जो मटेरियल चाहिए था वो यूज किया, इनिशियल स्टेज में क्या मटेरियल चाहिए, मिडिल स्टेज में और एंड स्टेज में कितना मटेरियल चाहिए उसी हिसाब से सही से कैलकुलेशन किया, इसी के कारण हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस आराम से हो जाएगा। नहीं तो 2 महीने का अगर कोई प्रोजेक्ट है हमारा तो वो 10 महीने तक आगे जाएगा, उसके कारण कंपनी का लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों स्कैफोल्डिंग मटेरियल कैलकुलेशन करने से ये सारे बेनिफिट है। क्या क्या है, सेफ्टी है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, कंप्लायंस विथ रूल्स एंड रेगुलेशन, कॉस्ट इफिशियंसी, इफेक्टिव वर्क फ्लो, एडेप्टेबिलिटी, टाइम सेविंग, रिस्क रिडक्शन, ड्यूरेबिलिटी एंड प्रोजेक्ट सक्सेस। अभी आप बोलेंगे यार इसमें तो आपने बताया नहीं करके कि कैसे कैसे करना है। तो दोस्तों ये तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर रहेगा, ये सेम स्ट्रक्चर आपके पास नहीं रहेगा। इसका तो मैं बता सकता था, ये 5 और 5 10 लगेगा 4 मीटर पाइप, ये विथ के लिए लगेगा 10 पाइप, ऐसा करने से नहीं होगा। ये तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन हम लोग को जहां पर भी काम करना है उधर बहुत अलग अलग टाइप का स्कैफोल्ड आता है। तो उसी हिसाब से हम लोग को ये स्टेप अगर हम लोग फॉलो करेंगे, ये जो कितना है 12 स्टेप है, ये 12 स्टेप अगर हम लोग अगर फॉलो करते हैं तो हम लोग को इजी, हम लोग को स्टेप बाय स्टेप हम लोग मटेरियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो इसमें लास्ट पॉइंट हमारा बचा है वो है सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर स्कैफोल्ड मटेरियल कैलकुलेशंस। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर बहुत ही जरूरत है, क्योंकि आप लोग कोई हर एक टाइम में गिनते नहीं रह सकते। इसमें तो आप देख सकते हैं या देख के गिन सकते हैं मटेरियल क्या क्या लगेगा, लेकिन अगर एक 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है या 1 मिलियन 1 बिलियन ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है, तो वो टाइम में आप अगर एक एक मटेरियल गिनते रहेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि करना क्या है हमको। तो लास्ट तक वो जो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है वो भी निकल जाएगा, लेकिन आपको मटेरियल के बारे में पता नहीं चलेगा। इसके लिए बहुत सारा जो बड़ा बड़ा कंपनी रहता है या जो स्कैफोल्डिंग कंपनी है स्पेशली, वो क्या करती है, इसका जो है सॉफ्टवेयर यूज करती है। उन लोगों ने एक सॉफ्टवेयर बनाया रहता है, उसका यूज करती है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है उसमें क्या है, आपको उसका लेंथ विड्थ और इसका जो हाइट है जो सबसे पहले या जो डिजाइन है उसको सही से इंटर करना है, तो ऑटोमेटिक आपको क्या क्या मटेरियल लगेगा उसका लिस्ट आ जाता है। अभी आप बोलेंगे आपने तो बताया कि स्कैफोल्ड मटेरियल का जो सॉफ्टवेयर है ये कहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों अलग अलग कंपनी खुद का बनाती है, या आपने अगर कोई अगर अच्छा कंपनी से ट्रेनिंग किया है, अच्छा इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग किया है, वो लोग भी आपको प्रोवाइड करते हैं स्कैफोल्ड मटेरियल कैलकुलेशन का जो सॉफ्टवेयर है। अगर किसी को चाहिए रहेगा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मेल आईडी आपका लिख दीजिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन उसमें ध्यान रखना है वो जो सॉफ्टवेयर है NAC UK TG20 का जो स्कैफोल्ड रूल्स एंड रेगुलेशन है उसी हिसाब से वो वर्क करेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक स्कैफोल्ड मटेरियल कैलकुलेशन। धन्यवाद दोस्तों।